एक टॉपर के इंटरव्यू ने फिर वो सवाल खड़ा कर दिया जो गहरा है शिक्षा व्यवस्था पर, और उसी पर आज लपेटे में लिए जाएंगे नेताजी। हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी मौजूद हैं। सवाल क्योंकि बिहार से उठा था तो जेडीयू से पवन वर्मा जी हमारे साथ हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक जी हमारे साथ हैं, और कवियों में भी मधुबनी बिहार से शंभू शिखर जी हमारे साथ हैं। सैफई उत्तर प्रदेश से गौरव चौहान जी हमारे साथ हैं। आगरा से डॉक्टर अनुज त्यागी, और उत्तर प्रदेश से ही डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। गौरव जी, सीधा बाण पहले पवन जी पर सुनिएगा कि टॉपरों की लिस्टें हैं अकल के लपेटे में, और लोग तो बहकते हैं शक्ल के लपेटे में, और लपेटे में नेताजी फंसे आज कवियों बीच। क्यों? शिक्षा की व्यवस्था है नकल के लपेटे में, शिक्षा की व्यवस्था है। पिछले साल हुआ, टॉपर घोटाला कहा गया, फिर इस साल एक इंटरव्यू ने जो किया वो आप देख ही रहे हैं। ये बेसिक प्रॉब्लम कहाँ है? वो एक सामाजिक सोच है जिसमें लक्ष्य पाना किसी भी तरह से ज्यादा जरूरी है बनस्पत की किस तरह से आप उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं। और ये एक बिहार सीमित समस्या नहीं है। मैं समझता हूं कि एक तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया और एक समाज की एक मानसिकता सी बन गई है। मैं सभी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है कि हमने आज शिक्षा में साख ये कमाली है, प्राइवेट विद्यालय सबकी नियत काली है, और लखनऊ से पटना तक सिर्फ एक धंधा है, माफिया है, टेंडर है, नकल की दलाली है। माफिया है, टेंडर है, ये तो सबकी सरकारों में हुआ है। जिस टॉपर का आपने अपनी बड़ी सुंदर कविता में जिक्र किया वो आज जेल में है। और इस बार मैं ये भी कह दूं कि रिजल्ट्स बिहार में इतने खराब इसलिए भी आए हैं कि और सख्ती से वहां पर जो नकल की प्रथा चली आ रही थी, जिसको लोग फॉर ग्रांटेड लेते थे, उसको रोकने की कोशिश की है। तो कोशिशें तो जारी हैं, पर समाज को भी बदलना होगा। नहीं, सरकार क्या इस बात से अपनी जिम्मेदारी से हट सकती है कि भाई ये सामाजिक समस्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं हट सकती। पर आप भी जानते हैं कि समाज को बदलना एक ओवरनाइट काम तो हो नहीं सकता, धीरे धीरे होता है। अब जो सख्ती बरती है, अगली बार स्टूडेंट समझ जाएगा कि कोशिश चाहे पुरजोर हो, नकल करना मुश्किल होगा। कोई टॉपर अगर अपनी एज को या उम्र को गलत बता करके दिया है, जिसके पास वो हुनर है ना प्रतिभा है। बीएसईबी का जो चेयरमैन है वो भी जेल में है, उसके साथ कई अफसरान भी जेल में है। एक कोशिश हो रही है कि जो आप समझते थे कि नॉर्मल चीज है उसको बदलने की। समय भी लग सकता है पर कोशिश में कमी नहीं। शंभू जी। जी नमस्कार सर, मैं तो बिहार से ही हूँ और मेरी क्या कामना है? पंखों के बिना जो उड़े चौपर नहीं बनना, पंखों के बिना जो उड़े चौपर नहीं बनना, जो मुफ्त में बिकता हो वो ऑफर नहीं बनना। भगवान चाहे 4 दफा फेल करा दो, पर अब मुझे बिहार का टॉपर नहीं बनना, पर अब मुझे। आप भी मैं एक छोटे से शेर से दे दूं। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर। नहीं हाल की थी जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर। पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब तक हम और आप, आज आप वहां बैठे और हम आपकी
कविता सुन रहे हैं। जी जी। पर आप और हम सब मिलकर जब तक इस मुहिम में शामिल नहीं होंगे तो शायद ये बदलाव जो हम चाहते हैं आएगा। अच्छी बात कही थी पवन जी आपने, मैं वहीं पर आपको जवाब देना चाहता था और उम्मीद करता हूं आप जिम्मेदार हैं तो शायद आप जवाब दे दें। घपले के पुजारी ही सभी तंत्री बने, बस चोर उचक के ही यहाँ संतरी बने। तो पर सभी सलाखों के पीछे, तो पर सभी सलाखों के पीछे ही बंद है, जो 9वीं 10वीं फेल वही मंत्री बने, जो 9वीं 10वीं फेल। किशोर जी ये हकीकत तो है। गौरव जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ये बार बार जैसे पवन जी भी कह रहे हैं, समाज पे जिम्मेदारी डाल के सरकार कैसे बच सकती है? या हम जब कहते हैं कि जनता को और सरकार को मिलके करना है, तो उसमें तो फिर जनता पे ही आ गया सब कुछ। देखिए, यहाँ पर दो बातें कही गई। एक तो कि सभी की सरकारों में ऐसा रहा है, और दूसरा अभी पवन जी ने कहा कि नहीं, सबको मिलकर ही ये करना होगा। मैं दोनों बातों का उत्तर देता हूं। ऐसा नहीं है जनाब, सबकी सरकारों में रहा है। हमारी जब सरकार पिछली बार स्पष्ट बहुमत की आई थी उत्तर प्रदेश में 91-92 में, और जब वर्तमान गृह मंत्री और उस समय शिक्षा मंत्री थे उस सरकार में, जब नकल पे हम कड़ा कानून लाए थे, तो उसके बाद क्या हुआ था? जब 93 का चुनाव हुआ तो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, नकल के ऊपर कोई रोक नहीं रहेगी। इस ढंग से हम सबको साथ में लेके चलेंगे। तो मेरे विचार से पहले यह विचार बदलना होगा राजनीतिक दलों को। समाज के ऊपर जिम्मेदारी डालने से काम नहीं चलेगा। और एक और बात कहूंगा, देखिए आज बिहार वो प्रांत जहां से ज्ञान का पूरा प्रकाश निकला पूरी दुनिया के लिए, जहां नालंदा था, जहां बोध गया था, वहां पे आज हालात इस स्थिति में पहुंचे, तो जो लोग अपने को बिहार का सबसे बड़ा प्रतिनिधि मानते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा चुनौती की बात है। और जिसे अभी वर्मा जी ने एक शेर में कहा था ना, अरे भाई ये तो वो पुराना दोहा है कबीर का, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। आइए बिहार में हुई परीक्षा का एक दृश्य दिखाता हूं आपको कि 12वीं की परीक्षा में अपने बेटे को नकल कराते बाप से हमने पूछा, क्यों देश की शिक्षा व्यवस्था पर दाग लगाते हो? बाप होकर बेटे को नकल कराते हो? बाप बोला, रहने दीजिए श्रीमान, काहे की नैतिकता और काहे का ईमान। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों परम गधे हैं। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों परम गधे हैं। हम भी अब केवल इसी आस में सदे हैं कि इन गवारों को नौकरी तो मिलने से रही, कहीं और पेल देंगे। गृह दशा अच्छे हैं, राजनीति में धकेल देंगे। गृह दशा अच्छे हैं, राजनीति में धकेल देंगे। इसलिए आप बीच में टांग मत अड़ाइए। हो सके तो आप भी मेरा सहयोग कराइए। अब तालियां मांगे कि नकल हम इसलिए करा रहे हैं। बाप बोला, बिहार के परिदृश्य से देखना, नकल हम इसलिए करा रहे हैं ताकि इस बुड़वक के सर पर सियासत का तंबू तन जाएगा। 12वीं पास होगा तो कम से कम किसी प्रदेश का उप मुख्यमंत्री तो बन जाएगा। आज भी पवन जी आप जैसे लोग अपवाद हैं राजनीति में। बिहार के लोग वैसे तो ज्ञानी हैं और डिस्क्रिमिनेशन भी जानते हैं, जो पसंद आता है उसके बारे में कह देते। आज मैंने तो मंच से ही कह दिया कि आपकी कविता मुझे पसंद आई। पर मैं आपको जरा सा संजीदा होकर ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा प्रणाली में आज जो बिहार सुर्खियों में है उसका एक कारण ये भी है कि आप कुछ सालों की पहले की बात देखिए किशोर जी, आज सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल में, और ये हकीकत कोई भी जो बिहार से आता है वो जान सकता है, सुधांशु जी भी सरकार में थे हमारे साथ उस दौर में, 100% एनरोलमेंट है। जहां के 50% बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे, वहां आज 100% एनरोलमेंट है। उस सरकार जब आप इनके साथ सरकार में थे, शिक्षा विभाग किसके पास था? मुझे इस वक्त तो याद नहीं है क्योंकि मैं उस वक्त राजदूत था। चलिए, नहीं उन्होंने खुद अपनी तरफ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उन्होंने खुद ही अपनी तरफ बॉल घुमाई है। शिक्षा विभाग आपके पास था, आपने कहा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और सुशील मोदी कहते थे प्रधानमंत्री बनने के काबिल। देखिए बिल्कुल उन्होंने सही कहा। उत्तर प्रदेश में कर दिया तो बिहार में क्यों नहीं किया? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, जब हमारे साथ सरकार थी कभी ऐसे दृश्य दिखे? क्यों नहीं दिखे? जब हमसे गठबंधन टूटा, मैं कविता में जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जब गठबंधन टूटा था तो नीतीश कुमार जी ने एक रहीम का दोहा सुनाया था कि जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग,
चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। मगर हकीकत जानते क्या है? हकीकत ये नहीं है। जहां आप जैसी संगत में बैठते हैं, रहीम का जो दूसरा दोहा है क्या है? कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण क्या तीन। बात है, क्या तो बात आज वो जिस संगत में बैठते हैं वैसा ही उनकी सरकार। नहीं, आज शिक्षा मंत्री कांग्रेस से, एक मिनट, आज तो शिक्षा मंत्री कांग्रेस से। अच्छा चलिए इनसे जवाब देते हैं। एक मिनट फिर रुचि जी के पास भी जाना है। अपने बिछाए जाल में खुद फंसने चले हैं, औरों को राह ये दिखा भटकने चले हैं। शासन में जिनके होता हो व्यापम सा घोटाला, वह दूसरों को याज व्यंग कसने चले, वह दूसरों पे। रागनी जी आऊंगा आपके पास। हाँ, मैं व्यापम पे जवाब तो ले लूं। व्यापम में अभी तक जितनी भी जांच हुई है वो पहले उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पे हुई, फिर जब कांग्रेस के नेताओं ने किया तो वो सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में चल रही है। और अभी तक उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से अपनी संतुष्टि व्यक्त कर चुका है, एक नहीं 2 बार, और सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत चल रही है। तो कोई सरकार जांच नहीं कर रही है। और सर जिनकी मैं जांच इसका हुई वो जवाब कहाँ दे है? दूं। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी सर्वोच्च न्यायालय पे तब गए जबकि उनका आदेश इस मामले में आने ही वाला था। और मैं एक बात जरूर ये पूछना चाहता हूं कि जो ये पिंजड़े का तोता है, उसका नाम नहीं लेता हूं मैं, वो बाकी जितने प्रदेश है जहां पर बीजेपी शासित बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पे तो दनादन सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होनी भी चाहिए। पर व्यापम पर किस गति पर काम चल रहा है तहकीकात का? ललित मोदी कांड में क्या हो रहा है? गुजरात में क्या हुआ था लैंड स्कैम में? छत्तीसगढ़ में पीडीएस स्कैम में। छोड़िए, मैं ये उच्च शिक्षा की बातें होंगी। ये उच्च शिक्षा की बातें हो गई, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। रागिनी जी, अब तो शिक्षा मंत्री बिहार में आपकी पार्टी से हैं। सुधांशु जी कह रहे हैं हमारे टाइम में ऐसे नहीं तस्वीरें आती थी, अब आ रही लगी। देखिए, शुरुआत तो ये कह के करना चाहूंगी कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो मोदी राज में जहां पर असहमति को कुचलने की हर प्रयास हो रहा है, वहां हम आपकी आलोचना को और कवियों की आलोचना को भी सकारात्मक। पर नकल से मोदी राज का क्या मतलब? मैं आ रही हूँ, आलोचना को सकारात्मक रूप से लेते हुए मैं आपका जवाब देना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि शिक्षा में सुलभता और गुणवत्ता 2 चीजें हैं जिन पर काम करना बहुत जरूरी है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हमने राइट टू एजुकेशन के तहत ये इंश्योर किया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल पहुंच सकें। दूसरा जो पहलू गुणवत्ता का आता है, उसमें बिहार में क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। पिछली बार यही मीडिया जो अलग अलग स्कूलों में दिखा रहा था कि किस तरह से नकल हो रही है, कैसे दीवारों पे चढ़कर, 1 साल में हमने उस पर पूरी तरीके से कड़ाई से सख्ताई से काम हुआ। कोई मीडिया चैनल ये नहीं दिखा पाया कि कहीं इस बार नकल हुई हो। सुधांशु जी ने कहा कि जब इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी तो नकल के खिलाफ जो कानून आया उसके बाद से ही परिवर्तन आने की एक लहर उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, लेकिन ये जाने कि तब 14% बच्चे पास हुए थे। लेकिन व्यापम के अलावा जो डीमैट का भी घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ 12,000 करोड़ का, उसमें तो सीबीआई ने कह दिया कि ये इतना बड़ा घोटाला है कि हम वो मेडिकल के स्टूडेंट से रिलेटेड है कि हम उसकी इंक्वायरी कर ही नहीं सकते। तो जब व्यापम आता है, डीमैट आता है, तो अचानक से सीबीआई खामोश हो जाती है। इसमें एक और बात ध्यान रखने लायक है। अरे भाई, कांग्रेस ने भी एक नकल करनी शुरू की है। जब राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा को समझने के लिए हम उपनिषद और गीता पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। अब सुनिए, इसको मैं एक शेर में कहूंगा जो उनको शायद उनकी विचारधारा ज्यादा वो खाएगा। आपने मोमिन का शेर सुना होगा ना, वो राहुल गांधी पे सही बैठता है। सारी उम्र गुजारी है इश्क के बुता में मोमिन, इस उम्र में अब क्या खाक मुसलमान हो गए। टॉपिक बदल जाएगा। मैं इधर ही अच्छी कविता इधर भी चली, बस मैं एक लाइन इनसे लेके फिर आपके पास आ रहा हूँ। रुचि जी, ये भी बहुत ही अजीब बात है कि भारतीय संस्कृति और धर्म के स्वघोषित ठेकेदार आज गीता और उपनिषद के पठन को हास्य और उपहास का मुद्दा समझ रहे हैं। मैं इसे मुझे ये निंदनीय लगता है। दूसरी बात मैं ये कह दूं कि जिस तरह से धर्म का दुरुपयोग करके और धार्मिक ग्रंथों की गलत व्याख्या करके कहीं ना कहीं इस देश में सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ाने का काम हो रहा है, उसका पर्दाफाश करने के लिए राहुल जी गीता और उपनिषद को आधार मानते हैं। मुझे इस बात पे गर्व है। आज जो लोग बता रहे हैं हमको, जो मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं हिंदू, हमको हिंदू धर्म समझा रहे हैं, मैं वाकई उनसे कहूंगा कि एक बार उपनिषद पढ़ लें, ब्रह्मसूत्र पढ़ लें, भगवत गीता को फिर से पढ़ लें और शंकराचार्य के भाष्य को पढ़ लें, तो शायद उनकी परिभाषा
हिंदुइज्म की भी और हिंदू धर्म की बदल जाएगी। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ और किस धातु से उसकी व्युत्पत्ति हुई है यही बता दें तो बहुत बड़ी। नहीं, मैं आपसे भी ये पूछना चाहती हूँ कि गणेश जी के सर को प्लास्टिक सर्जरी की देन बताने वाले और कर्ण की उत्पत्ति को जेनेटिक साइंस बताने वाले प्रधानमंत्री जी को कितना उपनिषद और गीता और आध्यात्मिक ज्ञान है, जरा इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए। वैसे अलग प्रोग्राम बनता है, लेकिन अब जवाब लेना पड़ेगा क्योंकि वहां से उठ गया और मैं रुचि जी के पास जाते जाते रुक रहा हूँ बार-बार। देखिए ऐसा है कि युगीन शब्दावली में समझाना पड़ता है, वो प्लास्टिक सर्जरी से तो बहुत ऊपर की चीज थी, मगर आज लोगों को जैसे ए फॉर एप्पल बच्चे को पढ़ाया जाता है नर्सरी में, ऐसा नहीं कि एप्पल का मतलब यही हो। मैं उसी विषय पर आना चाहती हूँ जिससे आपने प्रारंभ किया था कि 45 के पापा 14 के कैसे हो गए। 45 के पापा 14 के कैसे हो गए, और हद तो तब हो गई परीक्षा देने को वो गए। नौकरिया के लालच में कर डाली उम्र तिहाई, शिक्षा के मूल्यों को एक पल में ही वो धो गए। शिक्षा के मूल्यों को वो एक पल में ही धो गए। देखिए बिहार की स्थिति इस टाइम ऐसी हो गई है कि लोग डरे हुए हैं कि कब किसको चलते फिरते पकड़ के टॉपर घोषित कर दिया जाए। क्या एक पिता अपने बेटे से अपनी वेदना को कैसे व्यक्त करते हैं? बेटा पापा कहे हैं तुमसे, वादा एक करो तुम हमसे, चाहे जितना पढ़ लिख जाना लेकिन टॉपर मत बन जाना। भूखे सूखे हम रह लेंगे, कम नंबर का गम सह लेंगे, टॉपर बनकर तुम तो जेल चले जाओगे, दुनिया के ताने सुनने को हम ही रह जाएंगे। तो ये स्थिति था। असल मैं एक ये आपसे पूछना चाहता हूँ, एक जो राज्य की जो छवि बनती है इसमें उनका तो सोचिए, जो सही तरीके से पढ़ के पास हो रहे हैं वो भी सर्टिफिकेट लेके आते हैं तो कहते हैं कि साहब अरे आप बिहार से हो, पता नहीं कैसे पास हुए हो। देखिए समस्या है, इसको नकारा नहीं जा सकता, और जिस तरह से व्यंग और कविता में उसको आपने पेश किया वो भी काबिले तारीफ है। अब दोनों चीज को आप जरा सा 1 मिनट के लिए तालमेल में देखिए कि कोशिश उसको हटाने के लिए हो रही है कि नहीं। आपने खुद ही कहा माता पिता की व्यथा कि बेटा जो टॉपर है वो जेल चला जाएगा। दोनों टॉपर जेल में हैं, जो कि पहले कभी नहीं होता था, क्योंकि एक कोशिश एक प्रयास शुरू हुआ है। हमने क्या देखा है कि जैसे ये फ्लोर्स की बात कर रहे थे, 5-5 मंजिल ऊंची इमारत पर लोग नकल देने के लिए कैसे खिड़कियों पर चढ़े होते हैं। तो मैंने वहां से एक दृश्य खींचा, उत्तर प्रदेश में भी यदा कदा दिखते हैं ऐसे दृश्य, कि 5वीं मंजिल पर खिड़की के पास बैठी थी लड़की दीक्षा, दे रही थी विज्ञान की परीक्षा। अचानक उसने देखा कि खिड़की पर कोई हाथ पटक रहा है। लड़की ने झांक कर देखा तो पाया उसका सगा भाई लटक रहा है। बहुत अच्छे। भाई के चेहरे पर एवरेस्ट फतेह की खुशी और हाथ में थे कागज। बहन मुस्कुराई, बोली भाई आराम से आए हो, पूरे इंतजाम से आए हो। भाई लगभग लटकते हुए बोला चिंता मत कर बहना, चिंता मत कर बहना, नीचे से लेकर ऊपर तक हम सारा माल झटक रहे हैं। मेरी नीचे वाली खिड़की पर प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिए पटना वाले भूपा जी लटक रहे हैं। फूफा के नीचे मौसा जी के नीचे चाचा जी। विभिन्न खिड़कियों पर सादे हैं मोर्चे, सबके हाथ में है कई कई पर्चे। बहना तू चिंता मत कर, आनंद अब लेना मित्रों बिहार से, कि बहना तू चिंता मत कर, हम अपनी अपनी साइड लेकर खड़े हैं, और नीचे पिताजी तो पूरी गाइड लेकर खड़े हैं। ग्राउंड फ्लोर से 5वीं मंजिल तक नकल का सामान जमा है। बहना तुझे पास कराने के लिए पूरा खानदान जमा है। इस तरह दीक्षा ने दी परीक्षा और पास हो गई। लेकिन हम और हमारा समाज
ज्ञान और योग्यता से दूर हो गए, इसलिए गौरव चौहान भी ये कविता लिखने को मजबूर हो गए। पवन जी, सवाल वही है। असल मैं एक ये आपसे पूछना चाहता हूँ, एक जो राज्य की जो छवि बनती है, इसमें उनका तो सोचिए जो सही तरीके से पढ़ के पास हो रहे हैं, वो भी सर्टिफिकेट लेके आते हैं तो कहते हैं कि साहब अरे आप बिहार से हो, पता नहीं कैसे पास हुए हो। बिहार की जो कमजोरियां हैं उनसे जूझना जरूरी है, पर आप ये भी नहीं कह सकते कि हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। मैं बस इसमें 2-3 बातें जोड़ना चाहूंगी। बिहार में शिक्षा से संबंधित जो स्कीम्स चल रही हैं उन पर पवन। नहीं, मेरा सवाल, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग सही तरीके से पढ़ के पास हो रहे हैं, उनकी डिग्री की वैल्यू भी कम कर रही है ना ये पूरी स्थिति, उनकी सर्टिफिकेट की वैल्यू भी कम, उनकी क्या गलती? कि जो बच्चे आप कह रहे हैं कि जो अब फंस गए हैं, या जिनके जो पास हुए जेईई में भी पास हुए और पता चला उनके नंबर नहीं आए, तो उस संबंध में भी सरकार बहुत काम कर रही है। रिवैल्यूएशन की फीस जैसे घटाकर केवल 70 रुपए मात्र कर दी है। आप जानेंगे कि कोई एक सब्जेक्ट में फेल होता था तो उसे कंपार्टमेंट देने का मौका मिलता था, 2 सब्जेक्ट वाले को भी देंगे। तो भूल सुधार चल रही है। पर मैं एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि बिहार में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटती है तो अचानक से सबकी जो नजर है इस तरफ ही दौड़ जाती है। और बहुत सारे ऐसे प्रदेश, उत्तर प्रदेश का तो हमारे कवियों ने भी नाम लिया। किशोर जी एक मिनट, आप कह रही हैं कि ये तस्वीरें सब राजनीतिक हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ तस्वीरें राजनीतिक नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कहीं भी नजर आती नहीं कोई दरार, दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार, और अखबार में पढ़कर यूं लगा हम भी देखते अगर इधर आती बाहर। तो कोई भाजपा के आने के बाद शिक्षा क्रांति हो गई हो देश में। मैं तो बता दूं कि बजट, एक मिनट गौरव जी, बजट एलोकेशन जो है वो भी 16.5% इन्होंने सरकार में आते ही शिक्षा में से हटा दिया। 6% बजट का देने की बात कही थी, 3.86% पर रह गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये कोई बहुत बड़ी क्रांति कर रहे हैं। हम रोहित वेमुला को भी देख चुके हैं, हम गजेंद्र चौहान का FTII का कॉन्फ्लिक्ट भी देख चुके हैं। तो क्या हो रहा है, स्वायत्तता खत्म हो रहे हैं विश्वविद्यालयों की, ये सारे गंभीर प्रश्न हैं जिनके जवाब देने हम भी देख चुके हैं। देखिए रागिनी जी, मैं आपके ज्ञान भंडार का और आपकी वक्तृत्व का बहुत कायल हूं, बहुत विद्वान हैं आप, लेकिन जिस नेता की सरपरस्ती में आप लोग यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा किया था जो पूरे देश ने देखा। फिर आप नकल की बात करेंगे, एजुकेशन पर आप बोलेंगे, तो मैं कहता हूं कि नकल विरोध में मत बोलिए कांग्रेस वालों, नकल विरोध में मत बोलिए कांग्रेस वालों। नकल मिटाने के लक्षण तो नहीं दिखते हैं, नकल मिटाने के लक्षण तो नहीं दिखते हैं, और पढ़ के गीता अकल बढ़ाएंगे क्या राहुल जी? शोक संदेश तक तो टीप कर वो लिखते हैं। जब अकल से बड़ी ये नकल हो गई, जब अकल से बड़ी ये नकल हो गई, ऊंचे शिखरों पे कैसे भला जाएंगे, जिनकी मेहनत में कोई कमी ना रही, जिनकी मेहनत में कोई कमी ना रही, कैसे कॉलेज में वो दाखिला पाएंगे। बिन पढ़े दाखिला पा तो लेंगे, मगर फिर वही पास होने की मुश्किल खड़ी, फिर वहाँ भी नकल ना मिली तो वही सीट बेकार कर घर को लौटाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रागिनी जी, मैं एक मशवरा है एक, आप तो जिस समय पे आप DU की प्रेसिडेंट थी, उस समय मैं भी पढ़ता था तो आपसे मेरा वैसे पुराना परिचय है, लेकिन नेता होकर के लोग भूल जाते हैं, तो आप वैसे ही भूल गई हैं। गीता का चाहे जितना आप जाप करा लो, या फिर विपस्सना का आप ताप करा लो, चंदन से लेके रूबी जहां टॉप कर रहे, तुम भी वहीं से अपना नेता पास करा लो। देखिए, नेता तो जनता जनार्दन की अदालत से पास होता है। 2019 भी बहुत पास है, बहुत दूर नहीं है, और उसमें आपको नतीजे बहुत ही अच्छे नजर आने वाले कांग्रेस के संदर्भ में। चलिए, असली जड़ क्या है, नकल की असली जड़ क्या है? जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं,
कि नकल के बवाल पर जब सरकार आरोपों से घिर गई तो सारे लफड़े की गाज शिक्षा मंत्री पर गिर गई। जब बिगड़ने लगा सरकार का बैलेंस, आनन फानन में शिक्षा मंत्री को बुलानी पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पत्रकार दहाड़ रहे थे, मंत्री जी कॉन्फ्रेंस से खिसकने का मौका ताड़ रहे थे। तभी एक पत्रकार बोला, मंत्री जी ये नकल अब बंद कराइए। मंत्री जी बोले पहले आप कोने में आइए। कोने में मंत्री जी ने पत्रकार को समझाया, अपनी खामोशी का राज बताया। मंत्री बोले, हे पत्रकार भोले, हम क्या मुंह खोलें, इस नासपिटी नकर पर क्या बोलें। अरे हम ऐसे ही थोड़े ना मंत्रिमंडल में खास हुए हैं, यहां तक आने के लिए हम खुद नकल करके पास हुए हैं। अब ये शिक्षा मंत्री भाजपा का भी हो सकता है, बिहार का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है। एक सवाल अजवानी सर आपसे है, हाँ आप भी लपेटे में हैं। बोर्ड और भी ये तंजा क्यों नहीं कसती, इस भेदभाव पर ये पंजा क्यों नहीं कसती। हर साल देश भर में होते टॉपर कई, और मीडिया औरों पे शिकंजा नहीं कसती। आप बिहार के ही टॉपर क्यों पकड़ने जाते हैं? जी हाँ, ये मेरे उसी सवाल से जुड़ा हुआ है जो मैं पहले पूछ रहा था। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये वैसे इसलिए नहीं क्योंकि बिहार के समर्थन में आपने 4 लाइनें पढ़ी। बिहार में जो गलत है उसको सुधारने की जरूरत है, पर यह भी समझना कि ऐसी नकल सिर्फ बिहार में होती है, ये भी गलत है। मैं सिर्फ आपके सामने ये आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार में एक बड़े ही सीरियस तरीके से कोशिश जारी है और उसके नतीजे भी आपको दिखेंगे। इसी मिट्टी से चाणक्य और आर्यभट्ट भी आए थे। सुधांशु जी का कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी हैंडल करती है, जैसे यूपी में हैंडल किया, वैसे दूसरी पार्टियां नहीं हैंडल कर रही हैं इस मसले को। देखिए, बिहार के बारे में जो बात कही तो मैं भी व्यंग से हटकर संवेदना पे आना चाहूंगा। जैसा अभी पवन वर्मा जी ने कहा कि चाणक्य, आर्यभट्ट और कितने बिहार से हुए, ज्ञान का स्रोत बिहार में रहा। मगर आज सिर्फ नकल की बात नहीं है। कहीं कोई एमएलए का लड़का जो है ओवरटेक करके गोली मार देता है, तो कोई कुख्यात अपराधी बाहर आ जाता, कहा जाता सरकार वो हलफनामा में गलती कर गई। कहीं कुछ तो बिहार में चतुर्थी की स्थिति है। तो आपको दिनकर की वो कविता ध्यान होगी, उसकी 2 लाइनें हैं जो आज के बिहार के लिए बहुत सटीक बैठती हैं। वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ, ओरी उदास गंडकी बता विद्यापति कवि के गान कहाँ, रि कपिल वस्तु कह बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ, तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहाँ। और अंत में पैरों पर बैठी सिसक रही मिथिला भिखारिणी सुकुमारी, तू पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधिया सारी। इसलिए इसमें अनंत समस्याएं हैं, सिर्फ एक नकल नहीं है। इसका जवाब बिहार के नेतृत्व को देना चाहिए। जी, आप सर व्यंग से आप संवेदना पे आए, मैं संवेदना से उलाहना पर आता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं तो सर बिहार का हूँ, वो भी मैथिल, हम तो गालियां भी गा कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मिट्टी चरो चारा चरो चर जाओ या राशन, पर बंद करो खुद को आप कहना सुशासन। जितना उगाया उतना ही डुबा भी दिया है, शिक्षा का चीर हरने वाले आप दुशासन। शिक्षा का चीर हरने वाले आप दुशासन। ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। जब से सुशासन बाबू 2 दुशासनों के चक्कर में आए, तब से उनका सुशासन कुशासन में बदल गया। जो पीठ पर लटका है बस्ता ठीक कीजिए, जो पीठ पर लटका है बस्ता ठीक कीजिए, और मंजिल मिलेगी पहले रास्ता ठीक कीजिए। और शिक्षा में नकल आपके सिस्टम की देन है, पहले तो ये शिक्षा व्यवस्था ठीक कीजिए। बहुत बढ़िया। जब शिक्षा व्यवस्था ठीक होने लगती है तो भगवाकरण का भी नाम आ जाता है ना, समस्या ये है। गौरव जी, आपकी आधी बात से मैं सहमत हूँ लेकिन यहाँ पर मैं ये भी आज ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारी समस्याएं जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सुधांशु जी ने कहा कि हम शिक्षा व्यवस्था सुधार रहे हैं, पर उस पर भगवाकरण का आरोप लगता है। मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि जब आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य के बलदेव शर्मा जी को
नेशनल बुक ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, जब अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के अध्यक्ष को इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, जब मोदी जी के एक बहुत परम भक्त जफर सरेशवाला को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का चांसलर बना दिया जाता है, जब राजस्थान के पाठ्यक्रम से नेहरू जी की आज़ादी के बाद का पहला भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी हटा दिया जाता है, जब गुजरात में रिसर्चर्स को ये कहा जाता है कि आप गवर्नमेंट स्कीम पर ही रिसर्च करना शुरू करें, तो ऐसे में सवालिया निशान तो उठेंगे ही। क्या कांग्रेस के राज में सिर्फ और सिर्फ काबिलियत पर ही अपॉइंटमेंट हो रही थी, कभी सिफारिशी अपॉइंटमेंट हुई ही नहीं? एकेडमिक मेरिट को ताक पर रखकर कांग्रेस पार्टी ने कभी अपॉइंटमेंट नहीं किया। देखिए, जो रागिनी जी ने कहा उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जिन जिन लोगों का नाम लिया, क्या उनकी विद्वता में कोई संदेह है? समस्या ये है, वो संदेह है। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। उनको क्यों संदेह है? उसका संदेह इसलिए है कि जिन लोगों ने अपना सारा बौद्धिक परियोजना वामपंथियों को ट्रांसफर कर दी थी, तो उनके लिए जो वामपंथी है सिर्फ और सिर्फ वही बुद्धिजीवी है, या तो मैकाले का पुत्र या मार्क्स का मानस पुत्र। मगर हम ये कहते हैं कि हम वो इतिहास नहीं मानते जिस इतिहास में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को आतंकवादी लिखा हो, जिसमें महाराणा प्रताप को सन की देशभक्त लिखा हो, जिसमें शिवाजी को लुटेरा लिखा हो, जिसमें गुरु तेग बहादुर को प्लंडरर ऑफ वेल्थ लिखा हो, और जिसमें वेद, जिसमें कि इतना ज्ञान है, उसको चरवाहों का गीत लिखा हो। क्योंकि जो विद्वान वो कहते हैं वो आपको विद्वान नजर आते थे। अब 21वीं सदी आ गई, मैकाले और मार्क्स के माइंडसेट से बाहर आइए तो असली विद्वान दिखेगा। सुधांशु जी का कहना कि हम उस इतिहास को नहीं मानते, हम उस विचार को नहीं मानते, इसलिए जिनको हम स्कॉलर मानते हैं उनको स्कॉलर आप लोग नहीं मान रहे। देखिए, ऐसा है कि मैं सुधांशु जी के आलोचना से कुछ हद तक राजी हूं और बहुत हद तक नहीं हूं, क्योंकि एक मिडिल ग्राउंड की जरूरत है, जहां पर जो अगर जरा सा हमारी बात से राजी न हुआ तो वो वामपंथी बन गया, वो देशद्रोही बन गया और एंटी नेशनल हो गया। इस तरह की जब सोच आ जाए तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। और सुधांशु जी, इसको आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में न लें, और वो ये है कि आप अगर कोई किसी भी बात में आपसे जरा सा मतभेद हो तो उसको ये मत सोचिए कि देश हित में नहीं। बस मेरी ये आपसे अनुरोध है। कांग्रेस ने बहुत योगदान दिए हैं। एक बहुत बड़ा योगदान है मिड डे मील जो दिया है हमारे शिक्षकों को, जिस ड्यूटी पर लगाया है, उसमें शिक्षकों की हालत क्या हो गई है सुनिएगा कि कागज कम और स्याही ज्यादा लगते हैं, कागज कम और स्याही ज्यादा लगते हैं, मेहनत कम अंगड़ाई ज्यादा लगते हैं। और जब से मिड डे मील बना तब से टीचर, जब से मिड डे मील बना तब से टीचर कम हलवाई ज्यादा लगते हैं, टीचर कम। सवाल वही है कि टीचर मिड डे मील क्यों बना? आप बच्चों को, आपने मिड डे मील क्या आप मजाक बना रहे हैं? ऐसे भी परिवार हैं जहां पर बच्चों को मिड डे मील नहीं मिलता है। आज भी इस देश में वैश्विक स्तर पे सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, और उनके बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए अगर सरकार प्रयास करती है कि मिड डे मील दे, चाहे वही एक कारण हो कि वो स्कूल जाए, तो उसका वो मजाक का एक सब्जेक्ट नहीं बनता है। देखिए, ऐसा है कि मिड डे मील की गुणवत्ता एक विषय है, और मिड डे मील क्यों लाया गया उसका रीजन था कि गरीबी की रेखा के नीचे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा स्कूल जाएगा तो खाएगा क्या, खाने का भी जुगाड़ नहीं था, तो इसलिए वो लाया गया था। उसके अंदर जो गलतियां हैं, भ्रष्टाचार है, वो एक अलग पक्ष है। उत्तर प्रदेश के एक पारंपरिक छात्र को एक गैर पारंपरिक शिक्षक ने नकल करते हुए पकड़ा, शिक्षक छात्र पे अकड़ा, बोला ये जो तुम कर रहे हो इसे ईमानदारी पर लगा बट्टा कहते हैं। छात्र ने कमर के नीचे से कुछ निकाला और बोला गुरुजी इसको देखे हो, इसको देसी कट्टा कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश में होता है। और काहे की नकल, काहे की बेईमानी, नकल पर ही तो टिकी है भारत की कहानी। नकल से ही हमने बना दिया संविधान, नकल से ही हमने बदल दिए परिधान, नकल से ही हमने बदल दिए प्रधान। नकल करते ही हम धोती से पैंट पर आ गए, छावनी से चले थे कैंट पर आ गए, छावनी से चले थे कैंट पर आ गए।
नकल का बाजार, नकल की शिक्षा व्यवस्था, नकल का कानून है, नकल की सरकार है, नकल का जुनून है। इसलिए गुरुजी, नकल के विरोध में आपका हर भाषण बेकार है। हम तो नकल करेंगे क्योंकि नकल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जो गौरव जी ने अभी नकल को थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य दिया कि हम किस कदर नकल करते चले जा रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, वेशवाणी तत्व दर्शन दूसरों से यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते, निज प्रकृति को आज भूले। इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले, हम हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले। ऐसे क्यों बनते हैं कि कुछ भी जानते न हो, ऐसे क्यों बनते हैं कि कुछ भी जानते न हो, औरों को छोड़ो खुद पे हाथ डालते न हो। मंत्री भी फर्ज डिग्रियां लेके जो घूमे तो बच्चे करें जो टॉप बुरा मानते क्यों सही बात है, सही हो। बात है। सिर्फ अंक पाने वाली होड़ के ना रंग भरो, सिर्फ अंक पाने वाली होड़ के ना रंग भरो, मन ध्यान बीच ज्ञान चित्र भी तो लाइए। और कोचिंगों से ज्यादा श्रम कक्षाओं में कर सके, शिक्षकों में ऐसा ही चरित्र भी तो लाइए, शिक्षकों में ऐसा ही चरित्र भी तो लाइए। और ज्ञान शिक्षा मित्र गैस के सिलेंडर भराते रहें, शिक्षा मित्र गैस के सिलेंडर भराते फिरें। अरे ज्ञान भर सके वो शिक्षा मित्र भी तो लाइए। और शिष्य निकलेंगे, शिष्य निकलेंगे राम अर्जुन से, शिष्य निकलेंगे राम अर्जुन के जैसे, किंतु पहले आप द्रोण विश्वामित्र भी तो लाइए। तो एक पंक्ति कह के समाप्त करना चाहूंगा, हमें उसी स्थिति में भारत को दोबारा पहुंचाना है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ जुड़े रहने के लिए। सुधांशु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पवन जी बहुत शुक्रिया आपका, रागिनी जी बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया।